हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद्दीप में आप लोगों का स्वागत है। आज हम जे.बी. गुप्ता के पावर सिस्टम के 56 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 55 तक हमने पिछले दो वीडियो में कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, चैनल को थोड़ा शेयर ज़रूर करें और लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी। क्वेश्चन नंबर 56, द सैग ऑफ द कंडक्टर ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन 2.5 मीटर when the span is 250 meters. Now if height supporting tower is increased by 25%, sag will be। दोस्तों, मैंने बताया आपका कि सैग का फार्मूला क्या होता है, WL²/80। ये हो गया वेट पर, और ये हो गया स्पैम, और टी हो गया टेंशन। तो इसमें हाइट कहीं आता नहीं है, इसलिए हम हाइट में कोई भी परिवर्तन कर दें, हमारे सैग में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। तो रिमेन अनचेंज, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रिमेन अनचेंज्ड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। क्वेश्चन नंबर 57 की, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 57। In overhead transmission line which the conductor supported between to support the variation in tension T with atmospheric temperature is represented by। तो इसमें कह रहा है टेम्परेचर, ये जो दिया हुआ ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ये टी नीचे दिखाया हुआ है, हॉरिजेंटल जो है ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है और ये टेंशन है। तो कह रहा है कि दोनों में कौन सा कर्व सही है। तो हम देखें, अगर पहला कर्व देखें तो पहला टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो टेंशन घट रहा है, यही सही है। क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों, ये टावर होता है, इनके बीच ये हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि ये क्यों घट रहा है और क्यों कैसे हो रहा सिस्टम। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि टेम्परेचर के साथ टेंशन भी बढ़ रहा है, और ये नहीं हो सकता कि हमारा ये टेम्परेचर घट रहा है तो टेंशन बढ़ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। यहीं पे देख सकते हैं कि हम टेम्परेचर अगर हमारा ये क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेंशन हमारा घटता जाता है। तो कर्व ए सही है, इसका ऑप्शन ए सही है। पिछली वीडियो में मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल में समझाया है, आप उस वीडियो को देख लीजिए अगर नहीं देखे हैं तो। अब क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। तो फॉर 40 kV मतलब 400 kV लाइन द स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर इज अराउंड। तो कह रहा है कि जो लाइन क्लियरेंस होता है, मान लीजिए ये कोई टावर है, ये कोई टावर है, एक ये कोई टावर है। ये तो 3D बन नहीं सकता, इसमें यहाँ से एक वायर जाता है, फिर एक इसके यहाँ से जाता है। तो इन दोनों के बीच का जो होता है डिस्टेंस होता है, वही होता है हमारा लाइन क्लियरेंस बोलते हैं उसको। और वही स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर, तो कितना होता है 400 kV लाइन में, तो 8 मीटर होता है। कितना होता है, 8 मीटर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। 59 क्वेश्चन हमारा कहता है स्टैंडर्ड कंडक्टर यूजुअली हैव ए सेंट्रल वायर अराउंड विच देयर आर सक्सेसिव लेयर्स 6, 12, 8, 24 वायर्स एंड लेयर्स। द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल वायर्स इज। दोस्तों, इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला हमारा ये है, ऑप्शन नंबर सी। कभी कभी इसको इस रूप में पूछ लेता है, इसी को जो ब्रेकेट है खोल देता है, तो 3n² प्लस 3n प्लस k1। तो दोस्तों, इसको भी याद कर लीजिएगा साथ में, और इसी से ये बनता है, ये वाला ऑप्शन सी सही है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। द डायामीटर ऑफ ईच स्ट्रैंड इज डी, देन द डायामीटर ऑफ एन लेयर स्ट्रैंडेड कंडक्टर विल बी। एन लेयर स्ट्रैंडेड कंडक्टर विल बी। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा, 2n+1 इंटू डी। ये होता है एन लेयर स्ट्रैंडेड कंडक्टर का फार्मूला जो होता है वो होता है 2n+1 इंटू डी। डी क्या है हमारा, डी है डायामीटर, और एन क्या है, नंबर ऑफ कंडक्टर जो भी मैंने ऊपर निकाला है। बाकी जितने हैं सब कांस्टेंट हैं। बात करते हैं 61 क्वेश्चन की। स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर आर यूज्ड। तो स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर कहाँ यूज होता है, एट डेड एंड, इंटरमिटेंट एंड एंचर टावर्स,
ऑन स्ट्रेट रन्स एनी ए और बी। दोस्तों हम जानते हैं जो हमारा स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर होता है, जैसे मान लीजिए ये टावर है, ये टावर हो गए, तो स्ट्रेन इंसुलेटर को जैसे जहाँ पे अब यहाँ से हमको इधर ले जाना है, वायर मोड़ना है, मतलब डेड एंड पे लगता है यहाँ पे। और इंटरमीडिएट एनंचर, जैसे एनंचर टावर का मतलब कि जहाँ से मोड़ होता है, जहाँ से मान लीजिए हम एक गली में ले गए फिर ख़त्म हो गया, या यहाँ से टावर को मोड़ देना है, तो फिर वहाँ पे हमारा लगता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा ए और बी। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 62, वेवी स्ट्रक्चर ऑफ पिन इंसुलेटर इज इंक्रीज इट्स वेवी। पहले तो हम आपको पिन इंसुलेटर दिखाते हैं कि पिन इंसुलेटर होता कैसे है, फिर हम आगे बताएंगे पिन इंसुलेटर के बारे में। दोस्तों ये आपको पिन इंसुलेटर दिख रहा होगा, ये हमारा पिन इंसुलेटर है। तो यही जो इसका बना हुआ है ऐसे करके देख रहे होंगे, ये इसका वेवी टाइप स्ट्रक्चर इसी को बोलते हैं, जो ऐसे होता है। तो वेवी टाइप स्ट्रक्चर क्यों बनाते हैं इसका? ऐसे होने से क्या होता है कि फ्लैश ओवर वोल्टेज का मान बढ़ जाता है। जो इंसुलेटर फ्लैश हो जाता है तो अगर इसको वेवी टाइप बना देंगे तो इसे फ्लैश होने के लिए अधिक वोल्टेज की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पिन इंसुलेटर है, आप इसको देख सकते हैं कि पिन इंसुलेटर, और ये ऊपर से कंडक्टर कैसे जाता है। तो ये रहा पिन इंसुलेटर। एक होता है फार्मूला पंचर वोल्टेज अपान फ्लैश ओवर वोल्टेज, जिसे बोलते हैं सेफ्टी फैक्टर। सेफ्टी फैक्टर होता है पंचर वोल्टेज पीवी, पंचर वोल्टेज अपान फ्लैश ओवर वोल्टेज, जिसकी वैल्यू हमेशा एक से अधिक होती है। इसको याद रखना, एक से मोर देन होती है हमेशा, इसको याद रखना। ये कई बार एग्जाम में पूछा है कि जो सेफ्टी फैक्टर होता है उसका क्या होता है, वोल्ट मतलब एक से अधिक होता है, एक से कम होता है। एक से कम होता है क्योंकि हमारा जो पंचर वोल्टेज होता है वो पंचर वोल्टेज का मान फ्लैश ओवर वोल्टेज से हमेशा ज़्यादा होता है। और इसका फार्मूला जो होता है वो पंचर वोल्टेज अपॉन फ्लैश ओवर वोल्टेज। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि हमारा जो सेफ्टी फैक्टर की वैल्यू होती है वो इंसुलेटर के लिए एक से अधिक होती है। अब आपको दूसरा इंसुलेटर दिखाते हैं। ये हमारा साइकिल इंसुलेटर है, देख रहे हैं, इसके बीच में वायर लगाया जाता है, इसके ना यहाँ पे वायर लगाया जाता है। जबकि पिन इंसुलेटर पे कौन सा फोर्स काम करता है? सस्पेंशन फोर्स काम करता है। और इस पे कौन सा देख रहे हैं, यहाँ पे वायर ऐसे करके लपेट दिया जाता है। और ये साइकिल इंसुलेटर हमारा कहाँ प्रयोग होता है? जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है उसके जो डेड एंड, और जहाँ पे डेड एंड पे और जहाँ से लाइट की दिशा को कन्वर्ट किया जाता है 90 डिग्री पे, या 90 डिग्री 30 डिग्री पे, मतलब जहाँ पे 0 डिग्री से कहीं भी कितना भी, जैसे इधर ले जा रहे हैं फिर हमको इधर ले जाना है, ये हमारा पोल है, ये पोल लगा हुआ है, अब हमको वायर इधर ले जाना है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा इंसुलेटर लगेगा? साइकिल। यहाँ पे पिन का भी नहीं लगेगा, पिन का इंसुलेटर का यहाँ पे प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे साइकिल इंसुलेटर का प्रयोग होगा। बस दो ही जगह साइकिल इंसुलेटर का प्रयोग होता है। और दोस्तों ये हमारा डिस्क इंसुलेटर है, आप इसको देख रहे होंगे, ये डिस्क बनी हुई है इसकी, ये हमारा डिस्क इंसुलेटर है। कई सारी डिस्क को जोड़कर ही हमारा सस्पेंशन ये इंसुलेटर बनाया जाता है। कई सारी डिस्कों को ऐसे करके, मान लीजिए ये कोई क्रॉस आर्म हो गया, फिर ऐसे करके, फिर इसको ऐसे ऐसे करके जोड़ जोड़ के ऐसे, इसी तरह ये कई सारी डिस्कों को जोड़ जोड़ के हमारा सस्पेंशन इंसुलेटर बनाया जाता है, जिसका स्ट्रिंग एफिशिएंसी हम लोग देखते हैं, आगे भी क्वेश्चन आएगा उस पर डिस्कशन होगा। तो ये देख लीजिए डिस्क इंसुलेटर कैसे होता है। ये डिस्क इंसुलेटर है। डिस्क इंसुलेटर, देखिए डिस्क इंसुलेटर का कैसे लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली, यहाँ पे दिखाया गया है डिस्क इंसुलेटर कैसे लगा हुआ है। एक मिनट इसको जूम कर देते हैं थोड़ा सा आपको, ताकि समझ में आ जाए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा नियरेस्ट द कंडक्टर वाली डिस्क है और ये अपर द कंडक्टर वाली डिस्क है। तो हम
ये 3D डायग्राम है तो इसमें कम समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा वोल्टेज किसके क्रॉस होता है, जो कंडक्टर के पास होगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है, आगे मिलेगा भी आपको। यहाँ पे जो डिस्क होगी उसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो सबसे ज़्यादा होता है, और इसी की हम स्ट्रिंग एफिशिएंसी निकालते हैं डिस्क टाइप इंसुलेटर की। ये सस्पेंशन इंसुलेटर होता है। तो दोस्तों ये हमारा 62 क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया होगा कि बेबी स्ट्रक्चर ऑफ इन इंसुलेटर इज इंक्रीज इट्स फ्लैश ओवर वोल्टेज, इंक्रीज इट्स फ्लैश ओवर वोल्टेज। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। द वोल्टेज रेटिंग ऑफ मल्टीपल सेल पिन टाइप insulator unit cannot be increased beyond a limiting value of increase the number of cells because the internal voltage distribution between cells become unequal। तो ये मैंने अभी आपको दिखाया, जो डिस्क होती है उसके क्रॉस जो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सेम नहीं होता है। किसी डिस्क के क्रॉस ज़्यादा होता है तो किसी डिस्क के क्रॉस कम होता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। विच टाइप ऑफ इंसुलेटर यूज्ड ऑन 132 के बी ट्रांसमिशन लाइन। अभी मैंने आपको दिखाया था 132 के बी ट्रांसमिशन लाइन में कौन सा इंसुलेटर यूज होता रहा था, डिस्क टाइप, ये वाला सही है। पिन टाइप 33 के बी तक, साइकिल टाइप भी मान लीजिए 33 के बी तक यूज हो सकता है। 30 के बी से कम ही पे यूज होता है, ज़्यादातर इसका प्रयोग 415 वोल्टेज पे किया जाता है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। Whenever the conductor are dead-ended or there is a change in the direction of transmission line, the insulator used are of the। ये कह रहा है ट्रांसमिशन लाइन में डेड एंड पे और अगर डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन चेंज करना हो तो कौन सा इंसुलेटर यूज होता है। तो दोस्तों उसके लिए मैंने आपको बताया, उसके लिए अगर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है तो हम कौन सा इंसुलेटर यूज करेंगे, साइकिल टाइप। और अगर ट्रांसमिशन लाइन है तो हम कौन सा इंसुलेटर यूज करेंगे, सस्पेंशन टाइप। यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी सही है। पिन टाइप इंसुलेटर मैंने आपको दिखा दिया। स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर भी लगभग सेम टू सेम सस्पेंशन टाइप ही होता है, और स्ट्रेन टाइप भी दिखा दिए, और ये साइकिल टाइप भी आपको दिखाया और कहाँ पे यूज होता है, 415 वोल्ट तक लगभग। और सेम टू सेम सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर की तरह इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका आंसर स्ट्रेन इंसुलेटर होगा। अगर दिशा उसा मोड़नी हो या कुछ करना हो डेड एंड पे तो इसका ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी कौन सा, स्ट्रेन इंसुलेटर। अब बात करते हैं ऑप्शन सी स्ट्रेन इंसुलेटर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। पोस्ट टाइप इंसुलेटर आर जनरली यूज्ड इन लाइन ऑपरेटिंग। तो जो हमारा पोस्ट टाइप इंसुलेटर होता है उसका जनरली हम यूज वोल्टेज लेवल HV या EHV एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज या हाई वोल्टेज के अकॉर्डिंग करते हैं। तो पोस्ट टाइप इंसुलेटर का जनरली एज फार रिक्वायरमेंट के अनुसार किया जाता है उसका प्रयोग, तो उसका हम ऑप्शन सी कह सकते हैं। ऑप्शन सी इसका सही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। द नंबर ऑफ डिस्क इन स्ट्रिंग इंसुलेटर फॉर 400 kV ऐसी ओवर हेड ट्रांसमिशन लाइन लाई द रेंज ऑफ। तो 22 से 23 कितना हो जाएगा दोस्तों, 22 से 23। बी ऑप्शन सही है, 22 से 23। इसका फार्मूला आप लोगों को पता होगा कैसे निकाला जाता है। तो इसका फार्मूला होता है हमारा जितना वोल्टेज हो केबी में अपान 11 गुणते √3। इससे निकल जाता है कितना इंसुलेटर लगेगा, सस्पेंशन या फिर डिस्क टाइप। टेंशन या सस्पेंशन इंसुलेटर कितना लगेगा। तो जो टेंशन इंसुलेटर होता है वो सस्पेंशन इंसुलेटर से 1 या 2 ज़्यादा लगाया जाता है हमेशा, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 68 की। द नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द यूनिट इन स्टीयरिंग ऑफ सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर इज ड्यू टू। अनइक्वल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वोल्टेज का वो क्यों होता है, ये क्वेश्चन ने पूछ रहा है। इंसुलेटर में जो सस्पेंशन इंसुलेटर में वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होता है वो क्यों होता है। तो कह रहा है ऑप्शन ए अनइक्वल सेल्फ कैपेसिटेंस ऑफ यूनिट, नॉन यूनिफॉर्म डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ द यूनिट ऑफ फॉर्म लोअर टावर बॉडी, द एक्सटेंस ऑफ स्ट्रे कैपेसिटेंस बिटवीन द मेटालिक जंक्शन ऑफ द यूनिट ऑफ द पावर बॉडी, द नॉन यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन क्रॉस आर्म एंड देयर। तो ऑप्शन सी सही है।
जो द एक्सटेंस ऑफ स्ट्रे कैपेसिटेंस बिटवीन मेटालिक जंक्शन ऑफ द यूनिट ऑफ द टावर बॉडी, यही सी ऑप्शन सही है। इसी के कारण अनइक्वल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्वेश्चन नंबर 69 है द वोल्टेज अक्रॉस द वेरियस डिस्क ए स्ट्रिंग सस्पेंशन इंसुलेटर हैविंग आइडेंटिकल डिस्क इज डिफरेंट ड्यू टू सेम टू सेम, वही क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन हम क्या मारेंगे, जैसे ये ऊपर मैंने समझाया उसी के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को। तो इसका आंसर सही हो जाएगा शंट कैपेसिटेंस टू ग्राउंड, यही होता है सर, सी ऑप्शन सही है। अब कह रहा है द स्ट्रिंग एफिशिएंसी ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ सस्पेंशन इंसुलेटर इज डिपेंड ऑन, तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी जो होती है सस्पेंशन इंसुलेटर की, वो किस पे डिपेंड करती है। साइज ऑफ द इंसुलेटर, नंबर ऑफ द डिस्क इन द स्ट्रिंग, साइज ऑफ टावर। तो ऑप्शन बी नंबर ऑफ द डिस्क इन द स्ट्रिंग, ऑप्शन बी इसका सही है। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है। तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फार्मूला होता है वोल्टेज अक्रॉस होल वोल्टेज होल अक्रॉस होल वोल्टेज अक्रॉस, ऐसे लिख दे रहे हैं शॉर्ट में, वोल्टेज अक्रॉस होल होल स्ट्रिंग, जो होल डिस्क होती है तो उसको लिख रहे हैं VD, वोल्टेज अक्रॉस होल डिस्क अपॉन नंबर ऑफ इंसुलेटर को N से डिनोट करते हैं। और जो सबसे भी दिखाया था, जो सबसे नीचे वाली डिस्क होती है उसके क्रॉस जितना वोल्टेज होता है, VDL लोएस्ट डिस्क के क्रॉस वोल्टेज, जो सबसे नीचे वाली डिस्क होती है उसके क्रॉस वोल्टेज होता है। तो ये N अभी यहीं पे आया था कि नंबर ऑफ डिस्क इन द स्ट्रिंग। तो ये हमारा हो गया। अब क्वेश्चन बात करते हैं 71 की। 100% स्ट्रिंग एफिशिएंसी मीन्स वन ऑफ द इंसुलेटर डिस्क शॉर्टेड, जीरो पोटेंशियल अक्रॉस ईच डिस्क, इक्वल पोटेंशियल अक्रॉस ईच डिस्क, नन ऑफ द एबव। तो हम इससे कह सकते हैं कि इक्वल पोटेंशियल अक्रॉस ईच डिस्क, क्योंकि ईच डिस्क के अक्रॉस अगर इक्वल पोटेंशियल हो जाएगा, मान लीजिए तीन डिस्क का इंसुलेटर है, ठीक है, तो यहाँ पे हम वोल्टेज रख दिए कि V है, होल डिस्क के क्रॉस V हो गया। अब यहाँ पे भी क्या कर देंगे कि V तो एक क्रॉस हो गया, तो सबके क्रॉस चाहिए, तो 3 डिस्क है तो 3V हो जाएगा। और नंबर ऑफ इंसुलेटर की संख्या 3 है, नंबर ऑफ जो हमारे लगे हुए हैं डिस्क वो 3 है, तो नंबर ऑफ डिस्क और गुणते जो नियरेस्ट है उसके क्रॉस V हो जाएगा। तो ये V से V कट गया, गुणते 100 कर दीजिए यहाँ पे, ये 3 से 3 कट गया, तो जो हमारा 100% आ गया। तो इस वजह से जब अगर होल जितनी भी डिस्क हैं सबके क्रॉस वोल्टेज सेम होगा तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 100% हो जाएगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की। इज ए सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, इन ए सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर द पोटेंशियल ड्रॉप इज मैक्सिमम अक्रॉस द लोएस्ट डिस्क, मैक्सिमम अक्रॉस द टॉपेस्ट डिस्क, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द डिस्क। मैंने अभी आपको बताया था मैक्सिमम अक्रॉस द लोएस्ट डिस्क, और ये चीज़ मैंने आपको दिखाया था, मैं एक बार आपको फिर यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि कहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा होता है। तो आप ये देख रहे होंगे, ये हमारा जो नीचे कंडक्टर दिखाया गया है यहाँ पे इसको देख सकते हैं, ये हमारा नीचे वाला कंडक्टर है, जो कंडक्टर गया हुआ है। बाकी ये तो आर्किंग हार्न है, यहाँ पे दिखाया गया कि ये आर्किंग हार्न है, ये इंसुलेटर है और ये कप है। फिर ये बात करते हैं कि ये वाला जो कंडक्टर है और ये वाली जो डिस्क है, इसकी क्रॉस इन लोगों की अपेक्षा ज़्यादा इस पे होगा, इन सब डिस्कों की अपेक्षा इस वाली डिस्क पे क्या होगा, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है। यही चीज़ मैं भी आपको पहले वीडियो में इसके पहले बताया था आगे। और इसी की वजह से हम क्या कहेंगे, नियरेस्ट लोएस्ट द कंडक्टर है मैक्सिमम वोल्टेज। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका आंसर, मैक्सिमम अक्रॉस द लोएस्ट डिस्क। जो कंडक्टर के पास वाली डिस्क होती है, ये हमारा मान लीजिए ऐसे क्रॉस आर्म हो गया, यहाँ से डिस्क इंसुलेटर ऐसे लगे हुए हैं, ऐसे लगे हुए हैं। अब यहाँ से कंडक्टर गया हुआ है, तो ये वाली जो डिस्क होगी इसी के क्रॉस वोल्टेज सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। तो क्वेश्चन नंबर 73 हमारा क्या कह रहा है, इफ़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ ए ट्रांसमिशन सिस्टम इज चेंज फ्रॉम 50 टू 100 हर्ट्ज द स्ट्रिंग एफिशिएंसी। तो दोस्तों फ्रिक्वेंसी का स्ट्रिंग एफिशिएंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, मैंने अभी आपको बताया ही है, क्योंकि एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है, स्ट्रिंग
जो हमारी डिस्क होती है उसके क्रॉस, होल डिस्क के क्रॉस जो वोल्टेज होता है अपॉन नंबर ऑफ डिस्क इनटू टोटल जो नीचे का डिस्क है उसके क्रॉस वोल्टेज कितना है। तो उसमें कहीं पे भी फ्रिक्वेंसी की वैल्यू नहीं आ रही है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, रिमेन अनचेंज्ड। सी ऑप्शन सही है। अब कह रहा था स्ट्रिंग की एफिशिएंसी ऑफ हाई वोल्टेज लाइन इज अराउंड। हाई वोल्टेज लाइन की एफिशिएंसी, ये मौखिक क्वेश्चन हो गया, इसको जान लीजिए। 80% होती है, कहीं भी एग्जाम में आए तो 80% ही मारेंगे। सही है। अब ये आ गया हमारा, यहाँ से 75 76 दो न्यूमेरिकल हैं, इसके आगे भी न्यूमेरिकल हैं, लेकिन मैं आपको दो न्यूमेरिकल बता देता हूँ। 75 76 इसके आगे जो स्ट्रिंग एफिशिएंसी पे न्यूमेरिकल होंगे आप लोग उसको लगा लीजिएगा। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है ये, ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। स्ट्रिंग एफिशिएंसी का आप लोगों को मैंने फार्मूला बताया ही है। स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फार्मूला बताया, उसी फार्मूले के क्रॉस हम लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये हमारा एफिशिएंसी दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, लोएस्ट यूनिट जो लोएस्ट डिस्क के क्रॉस वोल्टेज है वो दिया हुआ है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है वोल्टेज क्रॉस द स्ट्रिंग विल बी इक्वल टू, जो हमारा टोटल वोल्टेज होता है होल स्ट्रिंग के क्रॉस, उसी को फाइंड करना है। चलिए रखते हैं। तो यहाँ पे लिख दिए 84.28 इज इक्वल टू एक्स मान लिए जो निकालना है हमें, अपान कितनी डिस्क है यहाँ पे देख लें, 3 यूनिट है, 3 यूनिट इंसुलेटर डिस्क है, तो यहाँ पे 3 कर दिए इंटू कितना दिया है वोल्टेज, 17.5, 17.5। अब इसको हल करना, हल कैसे करना है, अब इसको हल करने के लिए क्या करेंगे हम, ये 84.28 गुणते 17.5 गुणते 3 और बटा के 100 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 44.25 kV, 44.25 kV ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है, ऑप्शन बी सही है। आप लगाना सीख गए होंगे। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। ये भी सेम टू सेम उसी तरह है, इसमें कोई, बस इसमें स्ट्रिंग एफिशिएंसी पूछ लिया है कितनी होगी। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 2 इंसुलेटर डिस्क ऑफ आइडेंटिकल, इसमें 2 इंसुलेटर डिस्क है। आप आइडेंटिकल कैपेसिटेंस वैल्यू सी मेक अप स्ट्रिंग 25 kV 22 kV 50 और सिंगल फेज ओवर ए ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम। इफ द पिन टू अर्थ कैपेसिटेंस इज आल्सो सी देन द स्ट्रिंग एफिशिएंसी इज। अच्छा, इसमें कह रहा है कि दोनों जो C1 और K बराबर फार्मूला होता है, जो हमारा K बराबर C1/C या CS/C, तो ये दोनों बराबर हैं। C1 बराबर C है तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, K की वैल्यू 1 हो जाएगी। K की वैल्यू 1 हो गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब K की वैल्यू 1 आ गई तो 2 डिस्क के लिए जो एफिशिएंसी का फार्मूला होता है वो होता है, 2 डिस्क के लिए एफिशिएंसी का फार्मूला होता है, 2 डिस्क के लिए एफिशिएंसी का फार्मूला ये हो गया, इज इक्वल टू 2 + K अपान 2 डिस्क नियरेस्ट 1 + K। अब यहाँ K की वैल्यू 1 रख देंगे तो 3 हो जाएगा, और यहाँ K की वैल्यू 1 रख देंगे 2, तो 3 ऊपर और 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 2 दूना 4, तो क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा एफिशिएंसी बराबर 3/4 गुणते 100। तो 4 25 में 100 हो गया, 25 ×
75। इसका मतलब एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 75%। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोस्तों ये जैसे दो क्वेश्चन मैंने बताया है, आप 77 और 78 वैसे ही सॉल्व कर लीजिएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की, नहीं क्वेश्चन नंबर 79 की। क्वेश्चन नंबर 79 का फार्मूला है वोल्टेज ग्रेडियंट जी बराबर, जो वोल्टेज ग्रेडियंट निकालना है, जी बराबर जी इज इक्वल टू 2b बाई स्मॉल आर, उसकी रेडियस हो गई, लॉग कैपिटल आर बाई आर। ये फार्मूले पे रख देंगे, सारी वैल्यू दिया हुआ है, इस फार्मूले पे हम रख देंगे तो इसका आ जाएगा वैल्यू। ठीक है दोस्तों, इसको आसानी से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इफ़ द केस ऑफ सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर द स्ट्रिंग एफिशिएंसी कैन बी इम्प्रूव्ड। तो यूजिंग लॉन्गर क्रॉस आर्म, यूजिंग ए गार्ड रिंग, ग्रेडिंग ऑफ इंसुलेटर डिस्क, रिड्यूसिंग द क्रॉस आर्म लेंथ। तो दोस्तों अगर क्रॉस आर्म की लंबाई बढ़ा देंगे तो हमारा जो स्टिंग एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। गार्डरिंग यूज करेंगे तब भी स्टिंग एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, और अगर गार्डिंग द इंसुलेटर करेंगे तब भी हमारी बढ़ जाएगी, लेकिन क्रॉस आर्म को रिड्यूस करने से एफिशिएंसी घट जाएगी। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन ए सही है। हम आपको दिखाते हैं आगे कैसे ये होता है सिस्टम। ये यहाँ पे गार्डरिंग दिखाया गया है, इसी को गार्डरिंग बोलते हैं। ये जो हमारा ये गार्डरिंग है, इसको लगाने से, इसके प्रयोग से हमारा जो स्टिंग एफिशिएंसी होता है वो बढ़ जाता है। और ये हमारा शंट कैपेसिटेंस होता है और ये सीरीज कैपेसिटेंस होता है, ये भी आप देख लीजिए। और ये गार्डरिंग होता है। अब आपको दिखाते हैं, ये देखिए आप, ये यहाँ से टॉप से जो है अर्थ वायर जाता है, ये क्रॉस आर्म है, इसकी लंबाई बढ़ाने से स्टिंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है। डिस्क इंसुलेट सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर है। और ये हमारे कंडक्टर, बंडल कंडक्टर गए हुए हैं। ये देखो कंडक्टर लिखा हुआ है। ये डैम्पर बार है, जो डैम्पर बार का प्रयोग करते हैं। ये इंसुलेटर है। ये जो दिखा रहा है ना, दो कंडक्टरों के बीच में, यहाँ पे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, दो कंडक्टर ऐसे हो गए ना, इनके बीच में लगाया जाता है, उसे स्पेसर बोलते हैं। वही स्पेसर यहाँ पे दिखाया गया है। और ये हमारा टावर हो गया। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस फिगर से। अगर इसको और जूम करके आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, इसमें बंडल कंडक्टर, ये देखो बंडल कंडक्टर, बंडल हैं आपस में। ये डैम्पर बार है। अब आप लोगों ने उसको देख लिया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की। क्वेश्चन नंबर 81 है हमारा, द रेशियो ऑफ पंचर वोल्टेज टू द फ्लैश ओवर वोल्टेज ऑफ ए लाइन इंसुलेटर इज। तो अभी मैंने बताया था कि पंचर वोल्टेज और फ्लैश ओवर वोल्टेज का मान हमेशा मच ग्रेटर देन 1 होता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, मच ग्रेटर देन 1। द इंसुलेटर में भी फेल ड्यू टू, इंसुलेटर फेल हो जाता है किसके कारण? तो फ्लैश ओवर, इसके कारण भी। शॉर्ट सर्किट आएगा तब भी फ्लैश ओवर हो जाएगा। डिपोजिशन ऑफ डस्ट, अगर उस पर डस्ट वस्ट आ जाएगी तब भी। तो इसका ऑप्शन डी एनी ऑफ द एबव सही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की। द पर्पज ऑफ गार्डनिंग इन ट्रांसमिशन लाइन इज टू। द पर्पज ऑफ गार्डनिंग इन ट्रांसमिशन लाइन इज टू। तो मैंने बताया था कि गार्डनिंग का प्रयोग ट्रांसमिशन लाइन में क्यों करते हैं, और आपको दिखाया भी है। अब अभी तो इसका आंसर पता ही है। द रिड्यूस ऑफ द अर्थ कैपेसिटेंस ऑफ द लोएस्ट यूनिट, इंक्रीज द अर्थ कैपेसिटेंस ऑफ द लोएस्ट यूनिट, रिड्यूस द ट्रांसमिशन लाइन। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन ए सही है, रिड्यूस द अर्थ कैपेसिटेंस ऑफ द लोएस्ट यूनिट, इसीलिए गार्डरिंग का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। द यूज ऑफ गार्डरिंग, सेम क्वेश्चन पूछा है। इक्वलाइज द वोल्टेज डिवीजन बिटवीन द इंसुलेटर डिस्क। तो यही हमारा सही है, ए नंबर, ऑप्शन ए इसका सही है। 84 का ऑप्शन ए। इक्वलाइज द वोल्टेज, कोरोना इज partially breakdown of air, completely breakdown of air and sparking between line। तो completely breakdown
एयर, इसके बारे में कल हम डिटेल से पढ़ेंगे। कोरोना के बारे में, कोरोना क्या होता है, इसका फार्मूला क्या है, कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है, कम कैसे किया जाता है, कैसे ये यूज में आता है, इसके बारे में कल पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब 85 के आगे 86 से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।